अरे गाइज, क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट ने मेरे को फटाफट जो प्रत्युष ने आंसर बताया ना, वो आंसर उसने गूगल का स्नैपशॉट लेके भेज दिया। अगर आप गूगल में सर्च करोगे, व्हाट इज कंटिन्यूटी, तो जो प्रत्युष ने आंसर बोला है, कंटिन्यूटी इज अ फंक्शन व्हिच डज नॉट हैव एनी अब्रप्ट चेंजेस, सेम चीज गूगल में लिखा हुआ है। तो और एक स्टूडेंट ने फटाफट स्नैपशॉट खींच के भेज दिया मेरे को। ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो ये? ओके, चलो फोकस करो यहाँ पे। कंटिन्यूटी क्या था, आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा। कैलकुलस का हिस्सा था, फंक्शन से शुरुआत होती थी। सेकंड पे आया था लिमिट्स, थर्ड में हमने पढ़ा कंटिन्यूटी। लिमिट्स में क्या पढ़ा था आपने? लिमिट्स में पढ़ा था कि अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, उन फंक्शंस में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, राइट। आपने पढ़ा था अलग अलग फंक्शंस, उसमें डोमेन क्या होता है। ये देखो अंडरटेकर स्पॉटलाइट वीडियो। ओके, तो आपने पढ़ा था फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस, उनका ग्राफ, डोमेन रेंज। डोमेन रेंज से आपको पता चला था कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, तो उसमें एक्स की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अगर हम 60 डिग्री डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, राइट। ये चीजें आपने फंक्शन में पढ़ी थी। फिर आया था लिमिट्स। फंक्शन में क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट का इनपुट देता है तो आउटपुट क्या आ रहा है। फिर आया था लिमिट्स। लिमिट्स में एक फंक्शन का एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के थोड़े से लेफ्ट में या थोड़े से राइट में फंक्शन का वैल्यू कहां जा रहा था। जैसे कि x अप्रोचिंग अगर 5 था, तो अगर x धीरे धीरे 5 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू धीरे धीरे किस तरफ जा रहा था, हमारा पूरा जो फंडा था उस चैप्टर में वो उसी के पीछे चल रहा था, राइट। फिर हमने उसके अंदर अलग अलग तरीके देखे थे लिमिट्स को सॉल्व करने का, और मैंने आपको बताया था कि वो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज कंटिन्यूटी 70 to 80% बेस्ड ऑन लिमिट। दो चार एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बट जहां भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर जगह लिमिट्स यूज होता है। यही इसीलिए मैंने लिमिट्स कैपिटल में भी अच्छा खासा टाइम लगाया। अब आया था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या बोला था मैंने कि हमने फंक्शन में एक पॉइंट का आउटपुट देखा, हमने लिमिट्स में पॉइंट के आसपास फंक्शन का आउटपुट देखा। कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे ग्राफ जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है या ब्रेक हो रही है। किसी भी फंक्शन का एक पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है या कंटिन्यूअस है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए y एक्सिस और x एक्सिस है, ये एक ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू है, तो मैं देख रहा हूँ कि इस पॉइंट पे ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, आप सीधा यहाँ से यहाँ जा सकते हो। लेकिन ठीक उसी की जगह पे अगर यहाँ पे एक होता छोटा लड्डू, छोटा सर्कल, अब क्या है, ये ग्राफ में छोटा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्राफ में कुछ ब्रेक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पे ये जो x का वैल्यू है a, तो इस x के वैल्यू के लिए f of x is not defined। इसका मतलब सिंपली ये होता है। तो कंटिन्यूटी में हम यही चीज जानने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्या उस पॉइंट पे ग्राफ में कोई ब्रेक है या नहीं। ये रॉ लैंग्वेज में आपको कंटिन्यूटी का आइडिया होना चाहिए। अब वो हम कैसे फिगर आउट करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसके लिए लिमिट्स देखते हैं, फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। बट रॉ आइडिया आपसे पूछूंगा अगर मैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर कंटिन्यूटी बेसिकली बताता है कि एक ग्राफ कंटिन्यूअसली चल रहा है कि नहीं, ग्राफ पे क्या कोई ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है तो किस पॉइंट पे ब्रेक आ रहा है, वो सारी चीजें हम कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि हम किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं। तो शुरू करते हैं एनके के साथ। एनके एक बार खुद को अनम्यूट करो और बताओ कि हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, और अगर नहीं बताओगे तो मैं सेशन से आपको लीव कर दूंगा। गूगल करने की कोशिश मत करना, मैं भी फटाफट अभी गूगल कर रहा हूं, तो जो आंसर दिखेगा ऊपर में वो मेरे सामने रहेगा।
एनके, ये एनके आपके नितेश कुमार तो नहीं है? अभी देखो एनके का रिप्लाई आएगा नहीं। ओके चलो रिया, आपने जो आंसर लिखा है ना, एक बार अनम्यूट करके बताओ, ठीक है? वो सेम चीज अनम्यूट करके बताओ ताकि बाकी को पता चले। सर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम लोग ऐसे देखते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर फाइनाइट और इक्वल आ जाए तीनों, तो वो कंटिन्यूअस होता है। एग्जैक्टली, थैंक यू। किसी भी पॉइंट पे हमें अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों फाइनाइट आएंगे, फाइनाइट के साथ साथ इक्वल होंगे, तभी जाकर हम कहेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं गाइस, मैंने उस एनके को निकाल दिया, मेरे हिसाब से नितेश था। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इन 6 में से कौन सा था जो कंटिन्यूअस नहीं है? रिया, इसमें से क्या फिगर नंबर 1 कंटिन्यूअस है? यस सर। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों सेम जगह पे अप्रोच कर, फंक्शन का आउटपुट भी डिफाइंड है। अदनान, आप एक क्लास करते हो एक क्लास नहीं करते, इस तरीके से चलेगा काम? अदनान बताना तो, सेकंड फिगर नंबर 2 क्या वो कंटिन्यूअस है? फिगर नंबर 2 क्या कंटिन्यूअस है? अभी बताएगा नहीं है, बताएगा कैसे? लेट आते हो, पूरी क्लास नहीं करते हो। तो चलो गाइस, मैं ये ऐसे नॉर्मल डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था, राइट? तो उसमें ज्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 2 हो गया, 3 हो गया या 6 हो गया, 2 3 6 में तो क्लियर कट आपको फंक्शन में ब्रेक दिख रहा है, मतलब कि अच्छा खासा गैप दिख रहा है। जिसको चश्मा लगा होगा ना, वो भी चश्मा हटा के बता देगा कि फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 6 में अच्छा खासा गैप है। रहा बात फिगर 4 और फिगर 5 में, तो फिगर 4 एंड फिगर 5 में क्या सीन है कि वो छोटा सा चश्मा अच्छे से लगा लेना जिसकी है, छोटा सा वहां पे ओपन सर्कल है, और वो ओपन सर्कल क्या दर्शाता है कि उस जगह पे ग्राफ में एक ब्रेक है, और जैसे ही आपको ग्राफ में थोड़ा सा एक ब्रेक दिख जाता है, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ऋतिक गौरव कह रहे ऋतिक है चश्मा पहनने वाला। ओके, फिर ये डेफिनेशन था जो मैंने एनसीईआरटी के पेज से आपका उठाया हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, अब मेरे को ना फटाफट एक बार बताओ, डिसकंटिन्यूटी होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? डिसकंटिन्यूटी होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? चलो ऋतिक से पूछता हूँ। ऋतिक चश्मा लगा के बता रहा अनम्यूट करके बताओ ऋतिक। सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या फंक्शन ऑफ वैल्यू में से कोई एक इक्वल नहीं होगा। कोई एक इक्वल ना हो, और अगर ठीक है इक्वल ना हो, चलो एकदम शॉर्ट में काम ही खत्म कर दिया ठीक है, तो गाइस देखिए 3 रीजंस है। पहला, उस पॉइंट पे लिमिट डिफाइन ना हो, लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? एलएचएल और आरएचएल इक्वल ना हो, ये एक रीजन हो सकता है।
ठीक है, तो फटाफट थोड़ा सा गाइस मैनेज करना क्योंकि इंटरनेट 2 बार इशू कर चुका है। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से पिक किए थे। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर रखने के लिए। एक बार रीड कर लो गाइस, फिर मैं समझाता हूँ। एक बार रीड कर लो। अब प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना, हो सकता है बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, इंटरनेट स्टेबल बिल्कुल नहीं है। जो मेरे जगह पे होस्ट बनेगा प्लीज मीटिंग एंड मत करना। ओके, सो आई होप आपने रीड कर लिया होगा। ओके अनिकेत, ठीक है प्रत्युष। सो गाइज, एक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आपने आई होप ये पढ़ लिया है। क्या कह रहा है ये कि एक फंक्शन का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पे तब होगा जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर वो लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है, ये मैं डिस्कशन करूंगा। वैसे अभी अगला आ जाते हैं, अगले पे। अगला दिख रहा है आपको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में दो किस्म के होते हैं। एक होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, एक होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। गाइस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर होना चाहिए, 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या बोल रहा है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कह रहा है कि फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगा एक किसी भी पॉइंट पे जब एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। एलएचएल और आरएचएल आएंगे, कुछ होगा, उनका वैल्यू होगा, लेकिन वो वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक है, अब ग्राफ देख लो एक बार गाइस। ऐसे केसेस में ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। आप देखिए इस केस में अनिकेत, ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये वाला। तो इस ग्राफ में ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? एल होगा। हाँ हाँ बोलिए। ओके यानी एल। सो गाइस ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एल दिखेगा। क्लियरली दिख रहा है कि जब ए को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, मैं 1 मिनट पॉइंटर लेकर आता हूं। ओके, हाँ, तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ, राइट, यहां से, और धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है? ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है एल का, वाई का वैल्यू है एल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे एल हो गया। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं तो वो कहां से, अगर हम यहां से शुरू हुआ, राइट, ये वाला पॉइंट। तो धीरे धीरे जब आप ए को अप्रोच करते हो राइट साइड से, तो धीरे धीरे ग्राफ नीचे आ रहा था और वो किसको अप्रोच कर रहा है? वो अप्रोच कर रहा है एम को। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है एल, राइट हैंड लिमिट है एम। फंक्शन का वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ क्या देखना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है
तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। बस इतना जानना है, ठीक है। अगला देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूस सेकेंड काइंड को एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। और इसमें अंतर क्या है वो पढ़ लो एक बार फटाफट। इस केस में एक फंक्शन को हम एसेंशियली डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे अगर या LHL या RHL या दोनों एग्जिस्ट ही ना करे। LHL RHL या दोनों एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। ग्राफ देख सकते हो, यहां पहला वाला जो ग्राफ है, ठीक है, पहले वाले ग्राफ में ये π/2 पे अगर लिमिट निकालोगे गाइस, तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस तरीके से, तो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। यस अदिति, इस केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। तो ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि ग्राफ किसी को टच नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई ये ग्राफ जा रहा है ऊपर। कितना ऊपर, बहुत ऊपर, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर राइट हैंड साइड से अगर आ रहे हैं हम लोग, इस साइड से अगर आएंगे, ठीक है, इस साइड से आएंगे तो धीरे धीरे ग्राफ किधर जा रहा है। हाँ गौरव पूछिए, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ आ रहा है, ग्राफ आ रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफाइन, लिमिट डिफाइन नहीं है, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। क्लियर। तो सिंपल सा गाइस क्या चीज आपको जानना है, एक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो ये वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, इसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जा सकता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ये दो किस्म हो गए, एक पहला काइंड जहां पे लिमिट ही बराबर नहीं है, और दूसरा काइंड जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या है गाइस, आप चाह के भी आप लिमिट को डिफाइन, फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कर पाओगे। इस केस में हल्का सा चेंजेस करके क्वेश्चन में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कर सकते हैं। वो एक क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, ठीक है। गौरव का क्वेश्चन है कि tan π/2 से -π/2 में तो डिफाइन है, लिमिट डोमेन में है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताता हूं। एक क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट क्लास में, उस पे आया था गौरव, एक बार वापस से वो डिस्कशन हो जाए, राइट। अदिति, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऐसा डिसकंटिन्यूटी होता है जहां पे फंक्शन का वैल्यू और लिमिट उस पॉइंट पे आते तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉरी ये देखो लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन लिमिट बराबर नहीं होता है फंक्शन के वैल्यू के, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होता है, इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि दो किस्म के होते हैं, एक होता है पहला काइंड का, एक होता है दूसरा काइंड का। यस प्रत्युष, तो उसमें होता है पहले काइंड में LHL RHL आएगा, कुछ वैल्यू आएगी उसकी, लेकिन वो बराबर नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था, LHL RHL बराबर आ रहा था। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या है, LHL RHL आ रहा है लेकिन बराबर नहीं है। और सेकेंड काइंड में क्या है, सेकेंड काइंड में कि LHL या RHL दोनों में से कम कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार देखो इसमें क्या है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ना वो डिफाइन ही नहीं, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू बराबर नहीं होगी, कुछ वैल्यू आएगी लेकिन वो वैल्यू बराबर नहीं होगी। मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आएगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 7 आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कम से कम एक लिमिट इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, कम से कम एक लिमिट इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है अदिति, क्लियर है ये चीज? बस आपको टाइप्स याद रखने हैं कि रिमूवेबल का मतलब कोई आपसे पूछेगा रिमूवेबल कंटिन्यूटी क्या है, आप ये कंडीशन बताओ। नॉन रिमूवेबल क्या है, तो उसमें दो किस्म के होते हैं, एक ये होता है दूसरा ये होता है, बस। ठीक है, नहीं गौरव वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया था गाइस मैंने आप लोगों के साथ, अनिकेत ऑसिलेटरी क्या कह रहे हो? ओके तो गाइस सबसे पहले इसमें जैसे x²/x ये फंक्शन है, ठीक है, दिख रहा है ये फंक्शन, लास्ट क्लास में इसी पे शायद हमने डिस्कशन खत्म किया था। ठीक है, हाँ ऑसिलेटरी फंक्शंस, हाँ चलो अब डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या। x²/x एक बार फटाफट ये डिस्कशन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 0? अब देखिए गाइस ये फंक्शन, इसको हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और ये फंक्शन हमको क्लियरली दिख रहा है कि क्या ये फंक्शन कभी x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा? कभी डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 मतलब मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है। लेकिन अगर वो 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी रख लो, चाहे वो 0.000001 की क्यों ना हो या चाहे वो 5 लाख की क्यों ना हो, 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ऊपर नीचे से एक x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल बचेगा x। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं गाइस, एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू x ग्राफ कैसा बनता है गौरव? y इज इक्वल टू ग्राफ x का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अनिकेत अभी बताता हूं अभी ये, ठीक है। गौरव y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा बनता है? कौन बताएगा? कोई भी एक प्लीज अनम्यूट करके बताइए। सो गौरव का कहना है ओरिजिन को कट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। और एग्जैक्टली कितना एंगल बनता है? 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा ऐसा ऐसा। अब अभी मैंने किसका ग्राफ बनाया गाइस? मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू x का। लेकिन क्या मुझे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x दिया है? नहीं, क्वेश्चन ने मुझे x²/x दिया। ये कैसा होगा? ये होगा x जब 0 ना हो तो x आएगा, x जब 0 ना हो तो आउटपुट भी हमें x आने वाला है। तो देखो भाई अभी जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं? x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है क्योंकि मैंने वहां पे कोई ओपन सर्कल नहीं लगाया। ओपन सर्कल नहीं लगाते हैं इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, चल रहा है, मतलब वहां पे कोई ब्रेक नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, ब्रेक को शो करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ओपन सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा ओपन सर्कल। ये छोटा सा ओपन सर्कल बनाने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलो आई होप अभी तक ग्राफ समझ में आ गया होगा इसका। अब देखते हैं कि ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, क्या ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या फिर ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चाहे रिमूवेबल हो नॉन रिमूवेबल हो, हर जगह लिमिट निकाल के देखना पड़ता था कि नहीं, राइट। तो हम लिमिट निकाल के देखें।
अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, हम इस पॉइंट पे 0 पे दिखाएं, 0 से छोटा 0 की तरफ जाएंगे, राइट। तो हम कहां से, हम अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये डायरेक्शन अप्रोच करेंगे एलएचएल के लिए, राइट। अब जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ग्राफ जा रहा है यहाँ पे, राइट। हम इसको एक्सटेंड आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 से आगे हम नहीं निकलेंगे, तो हमारा एलएचएल क्या हो जाएगा, हमारा एलएचएल यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ धीरे धीरे यहाँ जा रहा है और ये ग्राफ अप्रोच कर रहा है 0, राइट। आरएचएल की बात करें, आरएचएल मतलब एक पॉइंट के राइट से अप्रोच करेंगे, ये पॉइंट हमारा इसके राइट से अप्रोच करेंगे, तो यहाँ इस डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे तो हमको आरएचएल मिलेगा। अब जब इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसे ऐसे जैसे जा रहे हो तो ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ये किस तरफ जा रहा था, ये जा रहा था इस पॉइंट में, इस पॉइंट में जाने का मतलब हमारा आरएचएल क्या होगा, हमारा आरएचएल भी 0 को अप्रोच करेगा। अब गाइस एलएचएल एंड आरएचएल दोनों बराबर आ गए, जब दोनों बराबर है तो फिर हमको अगला चीज में से क्या देखना चाहिए कि क्या हमारा फंक्शन का वैल्यू, क्या हमारा f of 0 डिफाइंड है, f of 0 f of x है x पर by x, तो उस हिसाब से f of 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बाई 0, जो कि nd है, nd मतलब नॉट डिफाइंड, राइट। तो लिमिट LHL 0 RHL 0 मतलब कि फाइनली हमारा लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है या फंक्शन के वैल्यू के लेकिन बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में वो होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक बार मैं फटाफट उस स्क्रीन पे आ जाता हूं जहां पे आपको ये लिखा हुआ दिखाया था। एक बार आप ये वापस से पढ़ लो, ये क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, लास्ट लाइन पढ़ो पर्पल कलर में जो है, लिमिट f of x x अप्रोचिंग a एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू f of a, लेकिन वो f of a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो केस है जो बोर्ड पे हमने किया हुआ है, ये क्या कैसा केस है गाइस, जो बोर्ड पे किया है तो उसी किस्म का है ना, जहाँ पे लिमिट आया है लेकिन वो इसके बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, गौरव ने भी बता दिया है, अंकित ने बता दिया है, प्रत्युष ने बता दिया है दैट दिस इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे रिमूव करते हैं समझो आप। क्वेश्चन ऐसा होता कि हमने ये फंक्शन दिया हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा ना इस तरीके से क्वेश्चन, जिसने भी घर में थोड़ा सा भी पढ़ाई किया ना मेरी क्लास के बाद, उसको ऐसा क्वेश्चन दिखा होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा कुछ x when x is not equal to 0 इस टाइप का, और x is equal to 0 पे कुछ आउटपुट दे देंगे, ठीक है। f of x is equal to x when x is not equal to 0, और मान लीजिए मैं फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक है, फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए लिख दिया कि जब x का वैल्यू 0 आएगा तो आप आउटपुट भी 0 दे दो, जब x का वैल्यू 0 आएगा तो आप आउटपुट भी 0 दे दोगे। ये सनिकेत आपने बताया, मैंने आपका नाम लिया है, ठीक है। x is equal to 0, ठीक, जब भी आप इनपुट डालोगे आउटपुट आएगा 0। ये गाइस एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन समझ, ठीक है। तो हम जब ये चीज इंट्रोड्यूस कर देंगे ना, जब ये चीज इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो ये ओपन सर्कल है ये बन जाएगा एक फिल्ड सर्कल, ओपन सर्कल बन जाएगा एक फिल्ड सर्कल, और ये हमारा उस केस में क्या बन गया, ये बन गया कंटिन्यूअस, ये बन गया कंटिन्यूअस। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इस किस्म को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा लिमिट तो पहले ही आ जाता है, हमारा फंक्शन का वैल्यू इसके बराबर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू खुद ही डिफाइन कर देते हैं ताकि उससे हम कंटिन्यूअस बना दें, ठीक है, ताकि हम उसे कंटिन्यूअस बना दें। क्लियर। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा है हमारे इसने गौरव ने। तो गौरव का क्वेश्चन है कि जैसे tan x ग्राफ है वो -π/2 से π/2 में कांस्टेंट है एंड सो ऑन, तो वो अभी इंटरवल की बात कर रहा है, राइट। तो मैं फटाफट आपको ये भी डिस्कस करता हूँ कि अभी तो हमारे जो भी डिस्कशन हुआ है वो कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे हुआ है,
कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अभी तक की क्लास में जो अभी 40 मिनट हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं, इसमें मैंने अभी तक सिर्फ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट नया डिस्कस किया, बाकी सारे लास्ट क्लास वाले पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, बिकॉज यही गाइस मेन पार्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि अब कुछ खास नया बचा नहीं है, लगभग 60-70% सिलेबस कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इन इंटरवल डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से क्वेश्चंस कर लो। ये मैंने क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे डाला हुआ था, अगर आपने सॉल्व किया है तो चैट बॉक्स में आंसर बताओ, नहीं सॉल्व किया है तो 3 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ऋतिक का एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ऋतिक का दूसरा आंसर भी आ चुका है, दूसरा आंसर ये नहीं बना, तीसरा आंसर आएगा, बन के पक चुका है, सर आ जाइए खा लीजिए। Very good, Ritik. Good explanation. Riya, very good. Your answers for both the questions are correct. What about the third question? अंकित, ये क्या किए हो? n is equal to 1 2 3 4 5। अदिति, ये क्या किए हो आप? ये क्या लिख रहे हो? Where n is equal to 0 1 2 3। देखो थोड़ा चैट ऊपर कर रहा हूँ।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है अदिति, इनकम्प्लीट आंसर। रिया सही है। हाँ निकेत, ऑब्वियसली सॉल्व करना है यार, अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है तो। ये क्वेश्चन मैंने पीपीटी में पहले ही भेज दिया था ग्रुप में मंडे की क्लास के बाद। हाँ ऋतिक सही है। अनिकेत गलत। ये अंकित का आंसर आया है। भाई अंकित तो पक्का गूगल किया है, ये पूरा पाई भी लिख दिया इसने पाई का सिंबल तो ऐसे फोन में शायद नहीं रहता है। अंकित थोड़ी सी गलती है उसमें, मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है, ठीक है। जनरली यहाँ पे लोगों का कॉमन आंसर है 5/2। गाइस जिसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में 5/2 आ रहा है वो गलत कर रहे हैं। मैं बोर्ड में लिख रहा था छोटा छोटा स्क्रीन में, तो आपको दिख ही गया होगा क्या लिख रहा हूँ। फोन में दिख गया होगा, है कि नहीं? वीडियो ऑफ नहीं किया था मैंने। चलिए मैं एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे आइडिया हो जाएगा कि मैंने सही किया, मतलब कैसे करना है, ठीक है, मैंने सही कैसे किया। प्रत्युष दैट इज करेक्ट, ओके ओके। प्लीज एक बार बोर्ड पे देखिएगा। फंक्शन है 1/2 ऑफ sin x - 1। हमें बताया था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस क्लियरली आपको एक फंक्शन दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर में कुछ भी और डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, और डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल आ गया तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसा वैल्यू हम ना डालें x का जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर था 2x 2 sin x - 1 2 sin x - 1 इज इक्वल टू 0 कब होगा वो निकालेंगे, राइट। इक्वल टू 0 कब होगा वो निकालेंगे। जो जो पॉइंट पे इक्वल होगा वो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेंगे, राइट, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो 1 को इधर भेजा 2 को इधर भेजा तो 1/2 बना। अब sin x का वैल्यू 1/2 होता है, लोग बोलेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन अगेन ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक होता था क्लास 11 में, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, चैप्टर का बस नाम याद रखते हैं। वहां पे ट्रिगोनोमेट्री के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। शायद वो भी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया, देखना पड़ेगा। आपके सिलेबस है नहीं, 11th वाले के सिलेबस में। तो 30 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन जो है, साइन x का वैल्यू 1/2, साइन पॉजिटिव आया है। साइन पॉजिटिव आने का मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो 1/2 तो 30 डिग्री हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए, पता होगा आपको ये भी पता होगा कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है कि नहीं। कोई चीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो साइन 30 एंड साइन 180 माइनस 30 दोनों हो सकता था हाफ का वैल्यू। अब ये कितना हो गया, कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है ये वाला, साइन 150 डिग्री, राइट। तो आपको क्या पता चला कि यार यहाँ पे 30 डिग्री भी हो सकता है एंड 150 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन क्या x का वैल्यू 30 डिग्री और 150 डिग्री पे खत्म हो जाएगा? नो, बिकॉज sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये तो x का मतलब इसका अगर आपको डोमेन याद होगा, sin x का डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज, उसका रेंज होता था -1 से 1। तो इसमें तो हम कुछ भी डाल सकते थे, उसका साइन का एक आउटपुट आता है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा इनपुट डालेंगे ताकि पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, या फिर sin x का वैल्यू 1/2 है तो 30 डिग्री और 150 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ना। अब आपको पता है कि हर 360 डिग्री के बाद ये घूमते रहेगा, राइट, मतलब ये वापस आते रहेगा। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 2n5 plus 5/6, 2n5 plus 5/6 plus 5/6, where n is an integer, n is an integer, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, यस प्रत्युष, आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखना था, क्योंकि देखो 30 डिग्री पे डिसकंटिन्यूटी है, 150 डिग्री पे डिसकंटिन्यूटी है, क्या 390 डिग्री पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होता, वहां भी होना था। फिर आपके 510 डिग्री पे डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है,
तो इस तरीके से आपका एक जनरल सोल्यूशन लिखना होता है इसको, ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आधे लोग यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होता है माथा खपाई कर रहे हैं, तो इसकी मैं क्लास ले लूंगा बाद में, ठीक है। बट फिलहाल आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, 30 डिग्री 150 डिग्री और 360 के बाद साइकिल घूमते रहता है, रिपीट करता है, तो इसीलिए वो 360 को 2n मतलब 360 और उसकी जितने भी मल्टीपल होंगे, इसलिए 2n। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो माइनस एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस होगा, इसीलिए n का वैल्यू इंटीजर भी है, ताकि आप नेगेटिव भी डालो पॉजिटिव भी डालो जैसा आपका मन, ठीक है। आते दूसरे क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन को फटाफट देखिए। A1 के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि गाइस फरवरी में जो इनइक्वालिटी का टेस्ट लिया था मॉड्यूलस का, उसमें ये चीज थी। नो अनिकेत गलत है, ऋतिक सबको बताइए आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। ऋतिक अंकित इनकम्प्लीट है। देखो ऋतिक लगता है उसने सॉल्व कर लिया है, मेरे को सही आंसर बता के तो सोच रहा है कि सर तो अभी 5 मिनट आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे तब तक। अच्छा अच्छा सेकंड नहीं बना था, ओके ओके। तो देखो गाइस टाइम ज्यादा नहीं खर्च करना, अभी स्क्रीन पे आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, उसका डिनोमिनेटर में क्या था, x² - 3 mod x + 2 = 0। अब मॉड याद रखिए, हमेशा क्या बोल रहे हैं, मॉड को दो केसेस लेके खोलना है। एक बार मॉड के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, और एक बार मॉड के अंदर वाली चीज लेस देन 0 करके। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके खोल रहे हैं गाइस, तो ये क्या दिख रहा है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मॉड में जो इनपुट होता है वही आउटपुट आता है, तो इसीलिए मॉड सीधा हट गया, x² - 3x + 2 = 0, फैक्टराइज किया, वहां से x का वैल्यू 1 and 2 आया। हमने मॉड को इसी कंडीशन से ओपन किया था कि x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉल्व किया तो हमें मिला x का वैल्यू 1 and 2, तो हमारा ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। फिर अगला x <0, जब x <0 होता है तो आपको बताया हुआ है कि मॉड माइनस साइन के साथ खुलता है। अब क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी माइनस था और मॉड भी माइनस साइन के साथ खुला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है। x² + 3x + 2 = 0 फैक्टराइज किया, x + 1 x + 2 = 0, और x का वैल्यू -1 and -2 आया। हमने मॉड इस कंडीशन पे ओपन किया था कि x < 0 होगा, और वहां से हमारे पास दो वैल्यू आया, दोनों <0 है। तो हमारे फाइनली गाइस यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट हुए, हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के 4 पॉइंट हुए, ठीक है। 4 पॉइंट क्या क्या, +-1 +-2, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तीसरा, यस अनिकेत, तीसरे में गाइस आप लोगों ने तीसरे में भी दूसरा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद तीसरा तो आंख बंद करके सब ने फैक्टराइज करने की कोशिश की होगी, सबने जी जान लगा दिया होगा फैक्टराइज करने में, फिर उसको दिखा कि यार फैक्टराइज नहीं होगा। अब जो फैक्टराइज नहीं होता है तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे x² को y मान लेना, सबसे पहले x² को y मान लेना, तो ये चेंज हो जाएगा y² + y + 1, और अब लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा नेगेटिव, और जब डिस्क्रिमिनेंट आता है नेगेटिव इसका मतलब वो फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है।
वो फैक्टराइज नहीं होगा। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब वो एक्सप्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, राइट। तो इस केस में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा कंटिन्यूअस, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअस। अच्छा, मिली को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मिली एक बार देखिए, डिनोमिनेटर ये था, दिस इज इक्वल टू 0 किया तो sin x का वैल्यू हाफ आया, ठीक है। आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं। पॉइंट मतलब x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो जाए और फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी की बात खत्म। अब sin x का वैल्यू हाफ का मतलब हाफ कहां पे होता है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो एक पॉइंट तो आपके दिमाग में आ चुका होगा 30 डिग्री। बट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सिर्फ वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब आपको sin x इज इक्वल टू हाफ दिखाए ना, तो ये इसे सॉल्व करने का जैसे 11th में होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, जहां पे हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन में होता है x के वो सारे वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब जैसे कि sin थीटा और sin ऑफ 180 माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं, तो sin 30 डिग्री एंड sin ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री दोनों का वैल्यू होगा सेम। 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री। तो अभी हमको क्या दिख गया कि यार 30 डिग्री पे साइन हाफ होता है, 150 डिग्री पे भी साइन हाफ होता है, ठीक है। लेकिन क्या अब यही तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, तो आंसर इज नो, बिकॉज 360 डिग्री के बाद आपको पता होगा कि चीजें रिपीट होती है, राइट, रिपीट होती है। तो इसीलिए 360 डिग्री चाहे हम प्लस करें या 360 डिग्री माइनस करें, और ये 360 का मल्टीपल भी हो सकता है, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, उन सारे मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर करने के लिए 2n पाई ऐड किया गया, 2n पाई 2n, यहाँ पे n लिखा गया z, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते, तब जाके थोड़ा और क्लियर होगा। अनिकेत, अभी मैंने डोमेन कुछ लिखा है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसको इनवर्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इसको इनवर्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो sin x दिया हुआ है, sin x का डोमेन क्या होता है, r होता है, ठीक है। सिंपल sin x की बात करें तो डोमेन r होता है। अब उस r में से कौन सा पॉइंट है जिसपे ये 0 हो जाएगा, हम वो पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। मिली आया समझ में? आई होप एक आइडिया आ गया होगा, राइट। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस, तीसरा क्वेश्चन, इसमें जब आप नीचे डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करोगे तो निकलेगा नहीं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन जो है वो हम नीचे फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज नहीं करने का मतलब वो कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ऋतिक का सेकंड क्वेश्चन एक बार डिस्कशन करें। हाँ प्रतीश बोलो क्या है। ऋतिक, ये दिख रहा है आपको? रुको एक बार लैपटॉप उठा दो। ये हमारे को दिया था मॉड जब भी रिमूव करते ऋतिक, तो आपको दो केसेस के साथ चलाना है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मॉड में जो डालोगे वैसे निकलेगा, लेस देन 0 में मॉड में जो भी डालोगे माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ ओपन किया था तो मॉड x का आउटपुट भी x होगा, इसलिए -3x। फिर ये फैक्टराइज करके x का 2 वैल्यू आया, इस हिसाब से मॉड ओपन किया था कि x का जो भी आउटपुट आएगा वो 0 या 0 से ज्यादा आना चाहिए, और यहाँ पे 2 वैल्यूज आया, दोनों 0 या 0 से ज्यादा है। फिर नेक्स्ट ओपन किया x लेस देन 0 के साथ, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड में जो भी डालोगे माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, फिर माइनस साइन के साथ बाहर आता है यहाँ पे, और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये और ये थोड़ा सा चेंज है, अगेन फैक्टराइज का, ये फैक्टराइज हुआ और x की 2 वैल्यू आए। इस हिसाब से मॉड खोला गया था कि x का जो भी आउटपुट आएगा वो लेस देन 0 आना चाहिए, दोनों वैल्यू लेस देन 0, तो दोनों कंसीडर करेंगे, जो इधर की दो इधर की, तो 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया? यस प्रत्युष, जो आपने तरीका किया वो भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।